नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ कृष्णा शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम जिसमें हम किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जानकारियां लाते हैं जिससे कि वे और अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। तो इसी तरह आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से आज का जो हमारा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, उन्नत पशुपालन एवं प्रबंधन तकनीक। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर बातचीत करने के लिए विशेष तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमा परते मैम, जो कि एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में। मैम, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और साथ में है अमित जोशी जी, जो कि एक सफल पशुपालक हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका। तो दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहें और महत्वपूर्ण जानकारी को जो है अब तक पहुंचने दें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला प्रश्न मैं उमा जी आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि आज का विषय भी है उन्नत पशुपालन, तो उन्नत पशुपालन क्या है, एक चीज़ ये, और दूसरा ऐसी कोई खास जानकारी जो वर्तमान में हमारे दर्शकों तक पहुँचना ज़रूरी है। जी, जैसा कि हमने कहा उन्नत पशुपालन मतलब पारंपरिक जो आपका पशुपालन का ज्ञान है उसके अतिरिक्त जो समय समय पर नवीन पद्धति, नवीन नियम जो हैं संचालित होते हैं पशुपालन विभाग और वैज्ञानिकों के द्वारा, उनको कैसे हमारे पशुपालक भाई अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ मिलाकर रखें, मिलाकर उसको सहेजें कि ताकि उनको जो अपने पशुधन है उससे अधिक आय मिल सके, कैसे हमारे जो पशु उत्पाद है वो अधिक से अधिक बढ़ाए जा सके। ये सारी तकनीकें, नवीन तकनीकें जो हैं वो उन्नत प्रबंधन में आते हैं, उन्नत प्रबंधन और पशुपालन में आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समय समय पर हर विज्ञान में, हर वैज्ञानिक पद्धति में नए खोजें होते रहती हैं। उसी तरह से जो पशुपालन विभाग है उसमें चाहे हमारे टीकाकरण से संबंधित जानकारी हो, जैसे ज़मीन स्तर पर जो हमारे टीका हैं, चाहे HSBQ जो कि आप एक टंग या खुरपका मुंहपका के जो टीके हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हमारे पशुपालक बंधुओं को मुझे ये जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि अभी हाल 2 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन ने सभी दुधारू और अन्य पशुओं के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सभी तरह के टीकाकरण को मुफ्त किया है। तो आप सभी पशुपालक बंधु अपने दुधारू पशुओं को टीकाकरण का लाभ दे सकते हैं। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरह से मुफ्त हो गया है टीकाकरण जी, तो इसमें एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के मन में भी इस तरह का प्रश्न होगा कि जो दूर दराज के हमारे पशुपालक भाई हैं वो किस तरह से टीकाकरण स्थल तक पहुंच सकते हैं या किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। जी, पशुपालन विभाग ग्राम पंचायत स्तर तक लगभग कार्यरत है। लगभग 4 से 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर हमारे पशु औषधालय या कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, उपकेंद्र मौजूद है। इसके अतिरिक्त हर ग्राम पंचायत में पशुपालन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षित गौ सेवक नियोजित है। अभी अभी हाल पशु सखियों का भी समावेश पशुपालन विभाग में किया गया है। तो जिन पशुपालक बंधुओं को अपने पशुओं को टीकाकरण करना है, कृपया अपने गांव के गौ सेवक, पशु सखी या निकट के पशु औषधालय या हमारे विभाग की अन्य संस्थाओं में संपर्क करके मुफ्त टीकाकरण करवाएं। बिल्कुल, इस तरह से आप समझें कि किस तरह से आप टीकाकरण के लिए अप्रोच कर सकते हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं और मुफ्त टीकाकरण का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जोशी जी, आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो कि एक सफल पशुपालक हैं आप और काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स आपकी रही है। सबसे पहला सवाल कि कहाँ से मोटिवेशन मिला, किस तरह से पशुपालन की शुरुआत आपकी हुई? मोटिवेशन तो इसी तरीके से मिला कि जो आवारा पशु हैं, वो जो रोड्स पे या हाईवेज़ पे घूमते रहते हैं, उनको किस तरीके से कुशल प्रबंधन करके और उनका जो वेस्ट है उससे कुछ बेहतर किया जा सके, जिससे ग्रामीण विकास में उसका शेयर मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक किस तरह की आपकी अचीवमेंट रही है और कैसा क्या पशुपालन किस तरह से कर सकते हैं, उन्नत तरीके से कैसे कर सकते हैं, या हमारे भाइयों को, हमारे पशुपालक भाइयों को थोड़ा सा आप बताएं। जैसे देखिए, अभी गोकास्ट एक व्यवस्था हो गई है। सभी गांव में, करीब करीब सभी गांव में शमशान
भूमि होती ही है। जी, तो बिल्कुल। और गोकाष्ठ का व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया है। इसमें आपके ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब जो पशु का जो गोबर है या इस प्रकार का जो वेस्ट निकलता है, या उनका जो अपना पेड़ों से निकला हुआ वेस्ट जो रहता है, जी, जी, उसको मिला के और गोकाष्ट बन जाता है। इसका जो मशीनरी है वो एक ही मशीन यूज होती है, सुखाने के लिए तो कोई ग्रामीणों को दिक्कत होती नहीं है। जी। और एक 40-50 हज़ार रुपए की मशीन बहुत आराम से मार्केट में उपलब्ध है। जी, तो वो हर पंचायत क्षेत्र में या जिनके पास भी गोधन है या पशु हैं, उनका वेस्ट को वो प्रोसेस करके और अपने नियरेस्ट आसपास के ही जो शमशान भूमि में वो दिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। कुछ टिप्स आपसे लेना चाहेंगे कि पशुपालन में लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। जैसा कि हमारी आपसे बात भी चल रही थी कि अगर बाहर की गाय जो होती हैं या बाहर के पशु जो होते हैं, उनको यदि हम यहाँ लेकर आते हैं तो यहाँ पर उस तरह से उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उस तरह के नहीं आते। उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश की 4 बेसिक ब्रीड हैं। पहली है मालवी, केनकथा, गौलव और निमाड़ी। उनको अगर हम उनका पालन अगर मध्य प्रदेश में ही करते हैं तो कॉस्टिंग पहली चीज़ कम आती है, क्योंकि ये चारों गाय जो हैं, चारों ब्रीड जो हैं, यहाँ की जो एनवायरनमेंट है उससे ट्यून्ड हैं। ठीक है। अब अगर आप गिर या साहिवाल को लाते हैं, उनके कंपैरिजन में एक तो जो है उनमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उनका केयर टेकिंग ज़्यादा करना पड़ता है और कॉस्टिंग उसी से बढ़ती है। भले ही वो ज़्यादा दूध दे रही हैं, लेकिन अब तो ये भी देखने में आया है कि मध्य प्रदेश की जो ब्रीड है उसमें जो डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा जो पुरस्कार वाला कार्यक्रम है, उसमें ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की जो ब्रीड है, जिनको नॉन प्रोडक्टिव कहा जाता था, वो भी 12-12, 15-15 लीटर एक बार में दूध दे रही हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से कॉस्टिंग कम करके और उन्नत बनाया जा सकता है। मैडम, इसी सवाल से आपका भी उत्तर हम चाहेंगे कि किस तरह से, और मतलब बाहर का अब यहाँ के जो पर्यावरण है उसमें ढल नहीं पाते बाहर के पशु, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? भारत का जो परिवेश है और जो हमारी मूल नस्ल है, देसी उन्नत नस्लें, चाहे गिर हो, साहिवाल हो, थार पारकर हो, हरियाणा हो, जैसा कि जोशी जी ने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि देसी उन्नत नस्ल का संवर्धन और उनको बढ़ावा दिया जाना ज़्यादा जरूरी है। और इसी तारतम्य में पशुपालन विभाग के द्वारा गोपाल पुरस्कार योजना संचालित है, जिसमें हम देसी उन्नत नस्ल की जो गाय है उनमें आपस में प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं और उस जिले में जो सबसे अच्छा दूध देने वाला पशु रहता है उसको पुरस्कार मिलता है। और प्रदेश स्तर पर यह जो पुरस्कार है वो 2 लाख रुपए का है। तो इस पुरस्कार को रखने के, इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के पीछे विभाग की मंशा ही है कि हमारी जो मूल नस्लें हैं, जो हमारी भारतीय नस्लें, उन्नत नस्लें हैं, हम उनको संरक्षित करें और अधिक से अधिक बढ़ावा दें। बिल्कुल। तो दर्शकों को ये समझना होगा कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप प्रदेश के बाहर से ही पशु लाएं। यहाँ पर भी जो पशु यदि उनकी ठीक ढंग से देखभाल करते हैं, सही समय पर टीकाकरण करते हैं, तो उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैम, इसके अलावा विभागीय उपचार, कृत्रिम गर्भाधान और वधियाकरण नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को विस्तार से आप बताएं। जी, पशुपालन विभाग का जो मुख्य काम है पशुपालन एवं उससे जुड़ी सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराना। हर पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय में पशुपालन विभाग के द्वारा उपचार का कार्य किया जाता है, बधियाकरण, जिससे कि जो हमारे निम्न स्तर के बैल हैं उनका हम बधियाकरण करते हैं, ताकि जो हमारे विभाग के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य संचालित किया जा रहा है वो हम अधिक से अधिक करवाया जा सके। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप अपनी जो देसी, जो बिल्कुल देसी गौ है, देसी नस्ल है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सुधार कर सकते हैं, उसमें 20-25 धीरे धीरे करके 50-60% तक आप उसमें उन्नत नस्ल के गुण ला सकते हैं। जो देसी पशु हमारा 1 लीटर 1.5 लीटर दूध देता था, उसको हमारे पशुपालक बंधु 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक, और अगर अच्छे से पाली गई तो वो
6-7 लीटर से अधिक का दूध उत्पादन करती हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान हमारे विभाग की एक महती योजना है और हम लगातार इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे हमारे पशुपालक बंधुओं के पास जो देसी नस्ल है उसका पशु का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इसी के अगले क्रम में पशुपालन विभाग के द्वारा वत्स पालन योजनाएं या अन्य हितग्राही मूलक योजनाएं भी संचालित है, जिससे हम पशु वितरण का काम करते हैं। अगर किसी पशुपालक बंधु के पास अगर गाय हैं और वो चाहते हैं कि उनको उन्नत नस्ल का एक सांड, गौ सांड मिल जाए, तो इस तरह से पशुपालन विभाग के द्वारा अलग अलग योजनाओं के द्वारा गौ सांड, भैंसा सांड देने की भी योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा संचालित है। इसके आवेदन पत्र आप अपने निकट के पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल मिलते हैं एक विराम के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसके लिए सीधे तौर पर हम कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ये जो भी सब्सिडी आपने बताई है, जो भी लाभ है, उसको लेने के लिए कहाँ पर संपर्क किया जा सकता है? कोई भी पशुपालक बंधु जो चाहे बकरी पालन से संबंधित हमारी 10 धन एक बकरी इकाई का लाभ लेना चाहते हैं या डेयरी इकाई या गौ सांड, भैंसा सांड लेना चाहते हैं, तो हर वर्ष हमारे विभाग के द्वारा एक निश्चित लक्ष्य के आधार पर पशु वितरित किए जा सकते हैं। तो आप अपने निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें, उप संचालक कार्यालय से संपर्क करें और वर्गवार हमारे यहाँ पशु वितरित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बंधु जो हैं उनको और महिला जो हमारी हितग्राही हैं उनको भी प्राथमिकता से हम इस योजना का लाभ दे सके, ऐसे हमारे प्रयास होते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे प्रयास हैं, बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं और इतनी सारी योजनाएं हैं। जानना ज़रूरी है आपका कि क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और किस तरह से आप उनका लाभ उठा सकते हैं। जोशी जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आजकल हम देखते हैं कि पशुपालक जो बंधु होते हैं, जो छोटे पशुपालक होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी नौकरी के लिए शहर का रुख करते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? वे कैसे करके इसी को अपनी आय का स्रोत बना सकते हैं, जिसमें कि वो शहर जाने से बचें और अपने ही गांव में पशुपालन करके कुछ बेहतर उससे आय को स्रोत बना सकें उसको? बहुत सही पूछा आपने। इसमें क्या हो रहा है, कुछ एक गांव में ये शुरू भी हुआ है कि वो लोग एनिमल कम्यून बनाते हैं। एनिमल कम्यून मतलब एक जितनी भी 4-5 पंचायतों को मिला के वो लोग एक जगह पे सारा गोधन इकट्ठा करते हैं, या जो भी एनिमल हैं जो कि कहीं ना कहीं यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनको सबको एक जगह पे रख के उनका वेस्ट निकाल के, जो डे टू डे वेस्ट होता है प्लस गांव का पूरा जो वेस्ट होता है वो निकाल के, पहली चीज़ तो उसमें जो कहते हैं कि गोकास्ट बना लेते हैं, पहला हो गया ये। दूसरा, एक कम्युनिटी बायोगैस सेंटर बना लेते हैं जिसमें कि वो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन का ये कह लीजिए कि जो बायोगैस होता है उसमें 52 से 55% मीथेन होता है, और अगर यही मीथेन 92 to 95% हो जाए तो ये CNG में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें से H2S और CO2 निकालने की उन्नत तकनीकें आ चुकी हैं, जिसके लिए वो लोग अपनी समिति बना के और
बहुत सारी फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, कॉरपोरेट की CSR फंडिंग होती है, उस फंडिंग का लाभ लेके वो लोग वहाँ पे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो लोग, उन लोगों ने करना शुरू भी कर दिया है और CNG प्रोडक्शन करके वो लोग CNG बेच रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये किया जा सकता है। प्लस जैसा डायरेक्टर मैडम ने बताया कि 10 धन एक का जो इकाई वाला उसमें मतलब मेरे संपर्कित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेना शुरू भी कर दिया है। जो महू में आपका एक वो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके और बहुत छोटी छोटी सी योजनाओं के तहत वो लोग फंडिंग लेके और कर रहे हैं। तो ये किया जा सकता है। मतलब उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि वो शहर का रुख करें, अपने गांव में रहकर ही उन्नत पशुपालन करके काफ़ी कुछ अर्जित कर सकते हैं वे। मैडम, जैसे कि छोटे जो किसान भाई होते हैं जिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो वो एक हमने जो अभी बातचीत की वो गाय के विषय में की या भैंस के विषय में की, बकरी पालन में किस तरह से आ सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं इसके माध्यम से? जो निम्न वर्ग का हमारा पशुपालक बंधु है या महिला हितग्राही हैं, जो निम्नतम स्तर पर या निम्न जो मिनिमम रिसोर्सेज पर अपना पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए पशुपालन में गोट्री एक बहुत अच्छा विकल्प है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पशुपालक बंधु 10 धन एक बकरी इकाई, अगर उनके पास थोड़ा बैकयार्ड में पीछे आंगन में जगह है तो बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। इसमें विभाग के द्वारा एक जमुनापारी बकरा प्रदाय की योजना है और इसके साथ ही साथ 10 धन एक बकरी इकाई है, जिसमें 10 देसी नस्ल की बकरियों के साथ एक उन्नत नस्ल का जमुनापारी बकरा पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और जो सिर्फ जमुनापारी बकरा प्रदाय योजना भी पशुपालन विभाग में संचालित है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग में बैकयार्ड कुक्कुट योजना संचालित है, जिसमें हम चाहें तो 45 दिवसीय जो चूजे होते हैं वो पशुपालन विभाग के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि गोट्री जो है, बकरी पालन जो है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप कम से कम खर्चे पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बकरियां कम आहार लेती हैं, कम स्थान घेरती हैं, कम पूंजी से शुरू होने वाला व्यवसाय हमारा बकरी पालन है। और विशेषकर महिला हितग्राहियों के लिए, क्योंकि ये हैंडलिंग आसान होती है, उसको रखना आसान रहता है, इसलिए हम विभाग के द्वारा जो हमारा एकदम बॉटम लाइन का जो हितग्राही है उसके लिए बकरी पालन हमेशा सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया कि बकरी पालन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह की आपको ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारा धन आपको नहीं लगाना होता, बहुत ही आसानी से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। और मैडम, साइलेज जो बनते हैं, जो गोकास्ट बनते हैं, तो पशुपालन से हटकर उससे जुड़े हुए क्या कुछ अवसर होते हैं किसान भाइयों के पास, और उसके लिए विभाग क्या कुछ सहायता देता है उसमें? जी, जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा था कि पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम स्वयं रोजगार स्थापित करते हैं, साथ ही साथ हम और 10-20 लोगों को, अन्य लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। इसी तारतम्य में जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसका अगर हम जो सेटअप देखेंगे तो उसमें जो हमारी कमर्शियल औद्योगिक इकाई करने के लिए भी हमारे पशुपालक बंधुओं, पढ़े लिखे जो युवा हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। और उसकी जो अलग अलग 4 डायमेंशंस है, उसमें एक है इनोवेशन, नवाचार। अगर हमारे कोई जो ग्रेजुएट है, स्नातक बंधु हैं, उनके दिमाग में अगर पशुपालन से जुड़ी कोई कमर्शलाइज्ड स्कीम लगाने का कोई विचार है, जैसे साइलेज से जुड़ा कोई वो प्लांट लगाना चाहते हैं या कैटल फीड का प्लांट लगाना चाहते हैं, जिससे वो अपने ही शहर में, अपने ही गांव घर में एक अच्छा उद्योग, जिसमें वो गांव के अन्य पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको शामिल करके एक अच्छी इकाई चला सकते हैं। जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, ये केंद्र सरकार की योजना है, और हमारे पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है mp.dh.gov.in पर हमारे विभाग में इसका पूरा योजना और इसके जो प्रस्ताव हैं, कैसे एक आइडल प्रस्ताव आप विभाग में लगा सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हमारे पशुपालन विभाग की साइट पर उपलब्ध है। तो इतना तो बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। आपके पशुपालन विभाग की जो साइट है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उस पर आसानी से देख सकते हैं क्या कुछ योजनाएं चल रहे हैं, कैसे कुछ उसका आप लाभ ले सकते हैं, कब कब लाभ ले सकते हैं,
सारी डिटेल आपको बहुत ही आसानी से इनकी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर आपको आसानी से मिल सकती है। फिलहाल मैडम, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारी अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपको मैम। और जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब समय हो चला है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। किसानों के लिए उच्च मूल्य वाली किस्में ईजाद करें, समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन प्रारंभ, उच्च तकनीक नर्सरी हर साल 1 लाख पौधे तैयार करेगी, सब्जियों की उन्नत किस्में और गेहूं में भूरा धब्बा रोग। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान रांची द्वारा आयोजित किए गए कृषि मेले में मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन ने कहा कि किसान ही हमारी धरा को सुरक्षित रखने में सहायक हैं। देश का प्रत्येक जन सदैव इनका ऋणी रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित ही क्षेत्र के किसानों को कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग, विकास, नवीनीकरण तथा अनुसंधानों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से लाभ उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने मेले में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया एवं स्टॉल कर्मियों से उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित वैज्ञानिकों एवं नीति निर्धारकों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए उच्च मूल्य वाली फसल किस्मों को विकसित करें, जिससे कि किसानों की आय वृद्धि में और सहायता हो। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए पंजीयन प्रारंभ। जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन के लिए किसानों द्वारा स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्व सहायता समूह, FPOA, FPC केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन तथा MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर 50 रुपए का शुल्क जमा करवाकर 1 मार्च 2024 तक प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक गेहूं के लिए पंजीयन करा सकते हैं। उच्च तकनीक नर्सरी हर साल 1 लाख पौधे तैयार करेगी। कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार से वित्त पोषित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग जबलपुर को उच्च तकनीक वन नर्सरी स्थापित करने हेतु 50 लाख की परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना में हर साल 1 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने का लक्ष्य रहेगा। तैयार किए गए पौधे किसानों को कृषि भूमि पर लगाने हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि वानिकी के इस उप मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों के पूरक वृक्षों को कृषि भूमि पर लगाने हेतु बढ़ावा देना है। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं सब्जियों की उन्नत किस्मों के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं, जो बेहतर उत्पादन के साथ कृषकों की आमदनी में इजाफा करती हैं। किसान भाइयों को वैज्ञानिकों से सलाह कर उन्नत किस्में बोनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए सब्जियों की इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जैसे लौकी के लिए पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि और पूसा समृद्धि। वहीं कद्दू के लिए पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। तुरई के लिए पूसा नसदार, अर्का सुमित, अर्का सुजाता। करेला के लिए कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष। टिंडे के लिए अर्का पंजाब टिंडा। खरबूजा के लिए पूसा मधुरस, गुजरात खरबूजा, अर्का जीत, हिसार मधुर। वहीं तरबूज के लिए शुगर बेबी, अर्का मनिक, आसाटी यामाटो, अर्का ज्योति। और चलिए किसान भाइयों, अब बात गेहूं में लगने वाले भूरा धब्बा रोग की। गेहूं की पत्तियों पर आमतौर पर भूरे धब्बे का रोग आता है। वर्षा के असर से गेरुआ रोग भी आ सकता है। भूरा धब्बा रोग में पत्तियों पर आए धब्बों को हाथ लगाने से किसी भी प्रकार का चूर्ण हाथ में नहीं आता, परंतु गेरुआ के धब्बों को दबाने से रोरी हाथ में आ जाती है, जिसे सरलता से पहचाना जा सकता है। दोनों बीमारियों में पत्तियों से पौधों को मिलने वाला भोजन बनाने की मात्रा पर असर होता है और दाना भरने की अवस्था पर अधिक दबाव पड़ता है। रोग दिखने के तुरंत बाद डायथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर
15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। छिड़काव विशेषकर स्थानीय किस्मों WH 147 तथा लोकवन जातियों पर अवश्य करें। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इसी तरह आप कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहें। हम हमेशा प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ नया आप तक लाने के लिए, कुछ ना कुछ सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचाने के लिए, जिससे ज़्यादा लाभ आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उठा सकें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।